नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के सिस्टम में घुसे अफजलों की, उस अफजल की जो स्लीपर सेल की तरह सिस्टम में दीमक की तरह चिपके हुए हैं और भीतर ही भीतर लोकतंत्र को खोखला करते जा रहे हैं। सिस्टम के ये दीमक देखने में आपके और हमारे जैसे ही हैं, लेकिन इनकी नीयत, इनके मंसूबे देश को बर्बाद और लोकतंत्र को तबाह कर अपने गजवाए हिंद के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समय समय पर सामने आए कुछ घटनाओं के जरिए इनके मंसूबों का खुलासा भी होता रहा है। 26/11/2008 के मुंबई अटैक के बाद 5 साल के बाद उसके 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग की पोल खोलकर रख दी थी। लेकिन संसद पर हुए हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकस है और हर हमले को अब तक नाकाम करती आई है। दूसरी तरफ आतंकी भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लान बनाती रह रही है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए और उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, इस बीच इस खबर का सामने आना कि चुनाव परिणाम के दिन 4 संदिग्ध नए संसद परिसर में घुसने की कोशिश करते हुए धर दबोचे गए, यह घटना हमें अंदर से हिला कर रख देती है। यह घटना हमें यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं देश के दुश्मन कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं और काफी पहले से बना रहे हैं। चुनाव के पहले संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन 13 दिसंबर 2023 को संसद पर स्मोक अटैक किया गया था। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर यह अटैक हुआ था और इस अटैक में हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हमला भी 13 दिसंबर 2001 जितना ही गंभीर और खतरनाक है। और यही वजह है कि आज एलजी ने यूएपीए के तहत आरोपियों पर मामला चलाने की इजाजत देती है, जिसमें इस हमले में सुरक्षाकर्मियों और संसद के स्टाफ सहित करीब 9 लोगों का अपना बलिदान हुआ था 13 दिसंबर 2001 की घटना में। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली सहित देश के सभी प्रमुख राज्यों के स्कूलों, हॉस्पिटलों, एयरपोर्ट्स और बस अड्डों को बम से उड़ाने के मेल भेजे गए थे, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। चुनाव कार्य में व्यस्त सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों की नींद इस घटना ने उड़ा दी थी। यह मेल एक के बाद एक बारी बारी से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन भेजे गए थे ताकि प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया जा सके। फिर इसके बाद गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान की आईएसआईएस से संबंध रखने वाले एक ऐसे कट्टर मौलवी को गिरफ्तार किया जिसने सुदर्शन न्यूज के सीएमडी डॉक्टर सुरेश चौहान के, नुपुर शर्मा, उपदेश राणा और विधायक टी राजा को मारने की 1 करोड़ की सुपारी ली थी। मौलवी की गिरफ्तारी के बाद 4 और आतंकियों को महाराष्ट्र, चेन्नई और यूपी के दूसरे जगहों से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 4 जून को जब पूरा देश चुनाव परिणाम को देखने में व्यस्त था, उसी दौरान 4 संदिग्ध नए संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जैसे सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी के कारण नाकाम कर दिया गया। वो अभी गिरफ्तार है, उनसे पूछताछ हो रही है। और सबसे लेटेस्ट जो खबर है कि सबसे लेटेस्ट खालिस्तान समर्थक सीआईएसएफ की महिला सुरक्षाकर्मी का बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को सुरक्षा चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारना और यह कहते हुए थप्पड़ मारना कि वो कंगना के किसान आंदोलन के समर्थन में दिए बयान के कारण नाराज थी। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेकर खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थित 3 लोग भी सांसद बन गए हैं। वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा भी लेंगे। ये सारी घटनाएं हमें बताती है कि सरकार भले ही राष्ट्रवादियों की हो, लेकिन सिस्टम में अभी भी राष्ट्रद्रोही घुसे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आतंकियों और देशद्रोहियों की कोशिश चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की थी? क्या हिंदुस्तान के सिस्टम में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्या संसद में खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थक सांसदों के पहुंचने से कमजोर हुआ है हिंदुस्तान का लोकतंत्र? सिस्टम और संसद के भीतर के अफसर की कैसे होगी पहचान? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनावों में नतीजे आने के बाद संसद में घुसपैठ की कोशिश का मामला सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि संसद परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए 3 मजदूरों को सीआईएसएफ कर्मियों ने पकड़ा और बाद में इनकी गिरफ्तारी की। इन तीनों के नाम कासिम, मोनिस और सोएब हैं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब संसद पर हमले की कोशिश हुई है। गौरतलब
दुर्लभ है कि साल 2001 में हुए संसद हमले को कोई नहीं भूल पाया है। इस हमले में 9 लोग बलिदान हुए थे और फिर इसके बाद साल 2023 में भी संसद में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, जिस पर हाल की खबरें बताती हैं कि उस केस के 6 आरोपितों के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलेगा। आतंकियों के निशाने पर संसद भवन हमेशा से रहा है, लेकिन सोचिए क्या हो जब आतंकवादी संसद भवन में ही बैठने लगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा ही एक उदाहरण है कि अलगाववादियों के पक्ष में मतदान किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब और जम्मू कश्मीर से 3 अलगाववादियों को जीत मिली है। पंजाब में जहां यूएपीए मामले में जेल में बंद भिंडरावाले समर्थक अमृतपाल सिंह को खडूर साहिब से, तो वहीं फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा को विजय मिली। सरबजीत सिंह खालसा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे का बेटा है। तो वहीं कश्मीर में आतंक को फंडिंग करने के मामले में जेल में बंद अलगाववादी राशिद को भी बारामूला से जीत हासिल हुई। इनके जीत हासिल करने का अर्थ है कि उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके कर्मों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन इन सबके बीच हैरानी की बात यह है कि इन तीनों ही लोगों को सरकारी कर्मचारियों के वोट भी हासिल हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद और अलगाववादी को समर्थन चिंताजनक विषय है। ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मंडी से सांसदी जीतने के बाद कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जो घटना घटी है वो सामान्य नहीं है। उनके सांसद बनने के बाद उन्हें सरेआम एक सरकारी कर्मचारी द्वारा थप्पड़ मारा गया है। अब कुछ लोग इस मामले में उनकी ओर से बोलना तो दूर, उल्टा उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं सीआईएसएफ की कर्मी कुलबिंदर कौर को नायिका बनाकर पेश कर रहे हैं। हालांकि यह हरकत सिर्फ एक खालिस्तानी समर्थक के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि पहली बार नहीं है जब अलगाववादी द्वारा ऐसा किया गया हो। थोड़ा पीछे नजर डालें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी इंदिरा गांधी से नाराज हुए थे। बाद में उन्हें सरेआम गोली मार दी गई थी। इसी क्रम में अगला नाम है बलजीत कौर का। बलजीत कौर ने भिंडरावाले के दाएं हाथ सुरिंदर सिंह सोढ़ी की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भिंडरावाले को इस संबंध में पता चला तो उसने बलजीत कौर की हत्या करवा दी। हत्या से पहले उसे तमाम प्रताड़नाएं दी गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या भी अलगाववादी सोच से हुई। बेअंत सिंह पर मानव बम से हमला हुआ था, जिसके मास्टरमाइंड खालिस्तानी बलवंत सिंह राजवाना जगतार सिंह तारा थे। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज की प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी जी की हत्या की सुपारी भी ली गई, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। आपको बता दें कि इस सुपारी में टी राजा, उपेंद्र राणा, नुपुर शर्मा के नाम भी शामिल थे। तो सिस्टम में जिस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ है और सिस्टम का मदद लेकर के जिस तरीके से वो लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। कैलाश सोनी जी हैं हमारे साथ, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, और बालमुकुंद शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। अरविंद जैन पूर्व एक्स डीजीपी है, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत, अगर आवाज़ मेरी आ रही है तो मैं कैलाश सोनी जी से करना चाहूँगा। कैलाश जी, अच्छा कैलाश सोनी जी अभी जो है थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। मैं बालमुकुंद शर्मा जी के पास जाऊँगा। बालमुकुंद जी, जिस तरीके से ये घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और सिस्टम में बैठे लोग जिस तरीके से सरकार को हमलावर हो रहे हैं सरकार पे, और अब तो जिस तरीके से 3 खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थक लोग जो है वो चुन करके आए हैं। हालांकि शपथ उन्होंने अभी ग्रहण नहीं की है, लेकिन एक चीज़ तो सामने आ गया कि इन लोगों को चुनने में जो लोग थे वो सरकारी तंत्र के लोग भी थे, सामान्य जनता थी, और वो जनता भी थी जो सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सरकार के भीतर के लोग हैं। क्या ये माना जाए जो कह रहे हैं कि सिस्टम में इनके लोग बैठे हुए, ये उसका नतीजा है कि इस तरीके के लोग भी चुन के आ रहे हैं और जो घटनाएं हो रही हैं उनको आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं?
देखिए, मुख्य तौर पर तो ये विषय जो है, जैसे आज पूर्व डीजीपी या यूपी आपने बैठा रखे हैं, ऐसे जी। ऐसे विद्वान लोगों का और कानून व्यवस्था की स्थिति को जो सीधे जुड़े हुए लोग हैं उनका विषय ये ज्यादा गंभीर लगता है मुझे, क्योंकि हम तो राजनीतिक लोग हैं, हम्म। राजनीतिक विषय पर तो अपनी प्रतिक्रिया अच्छे से दे सकते हैं। हम्म। आज देश का जो चुनाव माहौल हुआ, चुनाव संपन्न हुए अच्छे से देश में, तो ये काबिले तारीफ कदम है। देश में शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हमारे संपन्न हुए हैं। जी। ये जो एक ऐसा मुद्दा आपका, मैंने पूरा पूरा सुना आपकी इसका विषय पे, जी। कि कानून व्यवस्था की स्थिति है, सरकार का विषय है, सरकार का प्रतिनिधि इस तरीके से अच्छे से बता सकता है इसके बारे में, या और जो भी इस तरीके के हालात हैं, कौन एमपी बन के आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रही है, ये सारे विषय बड़े गंभीर विषय हैं। और मैं समझता हूँ सरकार का कोई प्रतिनिधि वो ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है। हम तो राजनीतिक लोग हैं, ठीक राजनीतिक है। विषय पर तो ठीक अपने है। विचार ज्यादा मैं व्यक्त कैलाश कर सोनी सकते जी से मैं चाह रहा था इस पे लेने के लिए। कैलाश सोनी जी अभी शायद थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं हैं। जी। अरविंद जैन जी के पास आऊँगा। अरविंद जी, आपसे इस मुद्दे पे पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तो सब चीज़ खुल के सामने आ गया। हम लोग कहते थे कि सिस्टम में बैठे लोगों की पहचान कैसे हो, अब तो पहचान हो गई है कि ये नेता है और इनके वोटर हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में कुछ सिस्टम होना चाहिए इस तरीके के लोगों को संसद के भीतर पहुंचने से रोकने के लिए? कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम जो है फूल प्रूफ है? अब अगर ये आतंकी जिसपे सीधे तौर पे इनको चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन का आरोप है जिस पे राशिद पे, वो चुन करके आ जाता है, क्या आपको लगता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई खामी है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है? जी हाँ, जिस तरीके से 3 एमपीज का इलेक्शन इस बार हुआ है, अमृतपाल सिंह का हुआ है जो इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, निरुद्ध है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। उसकी जो गतिविधियां थी पंजाब में वो सर्वविदित हैं, सबने देखी हैं। ये राशिद इंजीनियर हैं, इनके बेटों ने अभियान चलाया और सफलता पाई। इनकी भी जो गतिविधियां हैं वो वेल नोन हैं। और ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जेल से रहते हुए इतने गंभीर धाराओं के मुकदमों में निरुद्ध होने के बावजूद चुनाव लड़ने की अनुमति रहती है। वोट डालने की नहीं है, बिल्कुल। चुनाव लड़ने की अनुमति है, एमपी बनने की अनुमति है। तो इसके ऊपर अवश्य देश में विचार होना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इसको जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ये भी प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्टोरेट है, चाहे वो पंजाब के 2 केसेस में हो और जेएनके में हो, कि क्या सोच रख रहे हैं बिल्कुल। और किस इरादे से चुन रहे हैं, क्या ये प्रदर्शित करता है। ये गंभीर है, ये गंभीर प्रकरण है। एमपी बना के इस तरीके से भेजना, पहले भी आए हैं, सिमरनजीत सिंह मान का हुआ था बिल्कुल। पिछले टर्म में। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है वो वेल नोन है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये अब लोकतंत्र हमारा इतना आगे बढ़ चुका है कि ये उसको कोई खतरा बन सकते हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग बाग किस नियत से इनको चुन रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा जो कि सालों साल जेल में बंद रहेंगे। क्या वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी इनके प्रति सिंपैथी है और इससे उनको क्या क्या हासिल होगा। अब ये समय बताएगा कि इसके ऊपर क्या डिबेट कंट्री में होती है, होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। इससे लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल, लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है और ऐसे लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा है, आगे भी मुझे लगता है कि और भी लोगों को, देश को भी, संसद को भी चर्चा करनी चाहिए। असगर खान साहब हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं और ऐसे मसलों पे अच्छी जानकारी भी रखते हैं। असगर खान साहब, क्या आपको लगता है ये जो 3 लोग हैं, और लगातार मैं 2 चीज़ों को जोड़ के कहूँगी। एक तो जैसा कि अभी अरविंद जैन जी से जो मैंने पूछा, वो उस पर मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो। और एक टिप्पणी ये है कि चुनाव प्रक्रिया को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। चुनाव के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जो विदेशी शक्तियां हैं वो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहती थी। और अभी जिस तरीके से आज जो है खुलासा आज हुआ, हालांकि 4 जून को जो 3 लोग
पकड़े गए नए संसद भवन में, हालांकि मजदूर के रूप में वो आए थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनसे यूएपीए की तरह जो है उस पर जांच भी चलेगी और सुनवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी उन पर। क्या आपको लगता है कि सिस्टम में बैठे लोग जो हैं वो लोकतंत्र को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं? असगर साहब। मुकेश भाई आदाब। आदाब। पहले तो जो आपने बात कही, जो आपका एहसास है, जो आपकी बात है, जो आप महसूस कर रहे हैं, मैं भी कुछ कुछ वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। और हमारे बड़े भाई और जानकार दिव्यजीत साहब ने जो अभी फरमाया, जैन साहब ने, तो उनकी बात भी बिल्कुल मैंने गौर से सुनी और बिल्कुल सब बातें सही हैं। और सिस्टम में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। हालांकि ऐसा नहीं है, इन चीज़ों पर पूरा गौर किया गया है। जो जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा या जीता, चाहे जेल से ही जीता, तो वो कन्विक्ट नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं। क्योंकि कन्विक्ट के लिए ये अभी कानून आ चुका है कि कन्विक्ट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने नहीं लड़ा, जैसे रामपुर से आजम खान ने नहीं लड़ा। जबकि बड़ी अजीब सी बात है कि उनके ऊपर केस बड़े अजीब अजीब केस हैं। वो जिस वक्त मिनिस्टर थे उस वक्त उनके ऊपर बकरी चोरी का केस है, मुर्गी चोरी का केस है, किताबों को चुराने का केस है, किसी जगह से मिट्टी उठा के ले जाने का केस है, एक मिनिस्टर के ऊपर जो स्टेट में उस वक्त मिनिस्टर था और जो कम से कम 10 बार से ज्यादा एमएलए रहा और 2-3 बार एमपी रहा। उनकी वाइफ भी एमपी रही, उनके बेटे भी एमएलए रहे, यानी पूरा घर सियासत में मुलविस है और पूरी हिंदुस्तान की एक फिगर है। उसके बावजूद जब काम करने पे आई सरकार, या हम किसी को क्या कहें, बल्कि चलिए कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रही होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, सरकार ने किया, किसी के इशारों पे हुआ, किसी के जोर दबाव में हुआ, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। जहाँ पे एक मिनिस्टर के ऊपर ऐसे केस लगा दिया और तकरीबन 150 से ज्यादा केस हैं। ये तकरीबन 2-3 महीने के अंदर उनकी तकरीबन 30 असगर साहब, मैं आजम खान जी पे इतना समय नहीं देना चाहता। अभी और भी मसले हैं, और भी मसले। मैंने एक मिसाल दी, वो मुझे मालूम है आप उनको समय नहीं देंगे। हाँ। मुझे पता है आप उन पर समय नहीं देंगे, क्योंकि उन पर समय देंगे तो सारी बात गड़बड़ हो जाएगी, आपका सारा सिस्टम दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप ही कह रहे हैं कि भाई, आप ही एक बात कह रहे हैं कि भाई वो कन्विक्टेड को नहीं, अब कन्विक्टेड है किस केस में, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, वो कोर्ट का सब्जेक्ट है, कोर्ट में तय होगा वो। लेकिन जो नाम अभी आपने लिए वो कन्विक्टेड नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने एग्जाम्पल भी इसीलिए दिया कि अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है, कोई जेल में है, तो फाल्सली इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। अनटिल अनलेस अदालत अपना फैसला ना दे, जब तक उसको इलेक्शन लड़ने का पूरा राइट है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको ये अभी बदलने की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात हो रही थी, यही दूसरी पार्टियों ने लिया। अब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम सामने आ गए, लेकिन अफवाह फैलाने का दौर अभी भी है। कौन कह रहा था संविधान बदला जाएगा? भाई कोई नहीं कह रहा था, वो विपक्ष की तरह से अफवाह थी, जनता ने जवाब दे दिया। अब उस पर बेकार की बहस। पार्लियामेंट, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे थे ये बात, तो बहुत मेंबरों ने बोल। आपके लिए ये बेकार की बहस है सर, हमारे लिए बड़े काम की बहस है। हमारे लिए हम ये समझते हैं कि इसमें मुल्क की कुछ भलाई हुई, कि ऐसा ना हो। हम ये नहीं कहते, जो सरकार बनी बहुत अच्छी बनी है और ये होना चाहिए, लेकिन मैं जरूर कहता हूं और बिल्कुल अपनी आवाज की बुलंदी से कहना चाहता हूं आपके इस चैनल पे भी, कि जब भी सरकारें चुनी जाए तो सारे मुल्क के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको उसके लिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, सही बात में है। लेकिन अपोजिशन आतंकवादी आतंक के आरोप में जो लोग हैं, वैसे लोग को संसद में अपोजिशन का भी साथ नहीं मिलना चाहिए, वो अपोजिशन में भी नहीं होना चाहिए। और ये लड़ाई और ये जो बहस है असगर साहब, ये इसी बात की कि सिस्टम में घुसे। मुकेश भाई एक जरूरी बात और है। अभी आपने फरमाया कि इलेक्शन में भी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की। आप शायद कम बता रहे हैं। मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ, मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई? कौन, किसने कहा? उठा के लेके जा रहे हैं। एक एक आदमी खुद दिखा रहा है अपने आप, जोर जबरदस्ती से अपनी बना के वीडियो भेज रहा है कि देखो मैंने 11 वोट डाले, दिखा रहे हैं वो मशीन उठा के ले जा रहे हैं। आप उन वीडियो पे यकीन ना करें, आप उन वीडियो पे, वो सब फेक होते हैं और सोशल मीडिया का जमाना है और चुनाव आयोग सक्षम है ऐसे इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। चुनाव आयोग सक्षम है कि केस भी फॉल्स हो सकते हैं, फेक तो कुछ भी हो सकता है। अब सिर्फ एक ही, ठीक है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, आप उसी की तरफ आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कन्विक्टेड को मना है, ठीक है, कन्विक्टेड को मना है, लेकिन आतंकवाद के विरोध के आरोप में जो व्यक्ति जेल में है
और वो व्यक्ति अगर आपके संसद में आता है, संसद भवन में आता है, मैं कैलाश सोनी जी मैं आपसे ये सवाल आतंकवाद के इल्जाम में जो लोग कन्विक्ट हुए हैं वो 4-6% आप सवाल तो सुनिए, असगर साहब सवाल तो सुनिए मेरा। मैं कह रहा हूँ आतंकवाद के आरोप में खालिस्तानी जो है, ये सब अमृतपाल के बारे में कोई चीज़ छुपी नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी किसी से छुपी नहीं है, उसके कृत्य किसी से छुपे नहीं है, केस चल रहा है वो अलग बात है। लेकिन ऐसा व्यक्ति राशिद इंजीनियर की जो प्रतिबद्धता है, उसकी निष्ठा किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान के प्रति वो क्या सोच रखता है, भारत के प्रति वो क्या सोच रखता है, और ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं। नहीं ठीक है, आप मेरा सवाल तो सुनिए, ये सवाल आपसे नहीं है, मैं कैलाश सोनी जी से पूछना चाह रहा हूँ। ये सांसद है और ये सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले जो है रिटायर हुए हैं, कार्यकाल पूरा किया है इन्होंने अपना। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कैलाश सोनी जी, अगर ऐसा व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, बोल रहे कन्विक्ट होने के बाद वो आपके पास आ रहे हैं, मान लीजिए जो सांसद बैठे हैं संसद भवन में, ऐसे लोग आ रहे हैं, कन्विक्टेड नहीं है अभी, वो आ रहे हैं, लेकिन वो कन्विक्टेड हो गए, तो जिस दौरान वो आ रहे थे, कन्विक्टेड नहीं थे, केस चल रहा था, उस दौरान जिन लोगों के साथ बैठ रहे थे, जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना एक्सेस जो है सरकार तक किए हुए थे, आपको नहीं लगता है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी सुरक्षा जो है स्टेक पे आ गई? अब अगर वो बाद में कन्विक्टेड नहीं हुआ तो ठीक है, अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है तो क्या उनसे खतरा नहीं था सांसदों को जो उनके साथ? क्या सिस्टम को खतरा नहीं था? क्या ऐसे लोगों को रोकने के लिए सिस्टम नहीं होना चाहिए? कैलाश सोनी जी देखिए, यही आपने बड़ी बुनियादी बात कही है जी। ये विचार सारे पक्षों में आना चाहिए कि जो राष्ट्रीय ताकतें हैं, बिल्कुल, जिनका इनेक्टमेंट, जिनका आचरण देश के हित में नहीं है, उनको यहां तक पहुंचाने का पाप किसी को नहीं करना चाहिए। इससे देश सुरक्षित नहीं रहेगा, इससे आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर रखने की आवश्यकता है। जिनने भी ये पाप किया है उस पे उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कल के दिन एक दो नहीं, कितने मामले ऐसे लोगों को आप पार्लियामेंट में भेजेंगे जिनने भेजने का काम किया है। उसमें यह ना माने कि ये सुरक्षा, ये असुरक्षा आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार को, ये आपके प्रांत को, ये आपके आसपास के समाज के सारे वातावरण को भोगना है। बिल्कुल। और ये इस तरह के इनेक्टमेंट के लिए सारे लोगों को अपने राजनीतिक वजूद के साथ इन्हें कंडेम करना चाहिए। इससे यह देश सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, और यह हमारा पार्लियामेंट भवन भी सुरक्षित रहेगा। यदि किन्हीं भी कारणों से हम ऐसे इनेक्टमेंट को पोषित करेंगे तो यह डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ और, जैसे अमृतपाल और सरबजीत खालसा की बात हो रही थी कि ये सब जो है खालिस्तान समर्थक हैं और खालिस्तान बैन संस्था है, हमारे यहाँ इंडिया में बैन किया हुआ है। और जब राहुल गांधी से पूछा गया था एग्जिट पोल के बाद आंकड़े, तो वो कह रहे हैं कि मूसेवाले को आप जानते हो 295। ये क्या आपको नहीं लगता, ये सारे आप क्रोनोलॉजी आप जोड़ के देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि ये सारे एक जैसे लोग हैं, सारे विपक्ष में लोग हैं? और इसीलिए मुझे लगता है कि संसद जो है वो खतरे में है, लोकतंत्र है वो खतरे में है। सिस्टम में ऐसे लोग घुसे हुए, आखिर इन लोगों को जो चुन के भेजा है उनको वोट डालने वाले कौन से लोग होंगे? हमारे आपके सिस्टम में बैठे हुए लोग ही तो होंगे। तो इन सिस्टम के लोगों की पहचान कैसे हो, सोनी जी? देखिए, यही बुनियादी बात है कि हमें अपने राजनीतिक लाभ के अतिरिक्त देश की सुरक्षा को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 में रखना पड़ेगा। राजनीतिक लाभ अलाप, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा, ये डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, ये लोकतंत्र चिरजीवी होना चाहिए। ये स्पिरिट जब तक नहीं आती, अब अपन क्या बात करेंगे? जो लोकतांत्रिक संस्थान है, ये सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान में इस अनास्था ने किया है कि हमें लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले जो संस्थान हैं उनके प्रति कोई विश्वास नहीं है। आज ये अहम सवाल है, कितने वेदना के साथ इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है, अब ये परिणाम आया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन पे जो भी बात इस देश के सामने रखी गई
अब उसका जवाब ये लोग दें, ईवीएम खराब है, कलेक्टर को फोन किए गए हैं, झूठे आरोप, झूठे वीडियो बना करके कि कोई 6 बार वोट डाल रहा है, या झूठा वीडियो बना करके इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही है। हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, हमें जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, हमें लोकतंत्र के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि इन पे करोगे चलेगा नहीं। आप जीत जाओ तो ठीक है, आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो ठीक है, नहीं तो चीफ जस्टिस के खिलाफ हम महाभियोग असगर जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा जी। अभी वक्त बार बार इशारा किया जा रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का जाइएगा कहीं नहीं, जब लौट के आएंगे तो असगर साहब और बालमुकुंद से भी पूछेंगे, क्योंकि बालमुकुंद जी अभी तो उन्होंने चुप रह गए कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है और जो लोग चुन के आए वो भी विपक्ष में है, और उन दोनों का कहीं ना कहीं इंटरनल जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के जरिए कहीं ना कहीं कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि सिस्टम में और कितने अफजल हैं, और वैसे लोग जो कि कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आखिर अफजल का कातिल किसको मानते हैं ये लोग? और वैसे लोग जो ये कहते हैं, उनके समर्थन से, उनके वोट से जीत के आए लोगों के साथ बैठने वाली पार्टियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जो आज कहती है कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष मजबूत हुआ है। बालमुकुंद जी बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बालमुकुंद जी मुझे लगता है कि आपको टिप्पणी करनी चाहिए इस पे, क्योंकि जो लोग जिन पे प्रतिबंधित जो संस्था है, जो खालिस्तान के समर्थक है, खालिस्तान प्रतिबंधित संस्था है, खालिस्तान की बात आप नहीं कर सकते भारत में, लेकिन उनको समर्थन देने वाले जब लोग जीत के आते हैं, उनको समर्थन देने वाले लोगों का जिक्र करके आपके नेता अपना नंबर बताते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह शक होता है कि ये उनसे जुड़े हुए या उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति जो देशद्रोही हैं, जिनका देश के संविधान के प्रति विश्वास नहीं है, आप वैसे लोगों को आप साथ में लेते हो, वैसे लोगों का समर्थन करते हो और कहते हो कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब मीडिया बनावटी बातें करेगी ना तो वो अपनी विश्वसनीयता खोएगी, किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने राहुल जी का जिक्र किया बीच में और सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया। हाँ। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था और हमारी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, चुनाव लड़ा, और वो एक गायक था और पंजाब में बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता था। राहुल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके परिवार ने बलिदान दिया है और 3 पीढ़ी लगातार देश की प्रधानमंत्री रही हैं, और हम तो उम्मीद करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बने। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लाइन पे मैं बता रहा हूं, एक ऐसा परिवार जिसकी 4-4 पीढ़ियां सक्रिय राजनीति में रहते, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं 3 लोग, तो उनके खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोगों का मैं समझता हूं जो सतर होगा। आज अगर इस डिबेट पे भी हम आए हैं तो देश के गृह मंत्री को रिजाइन देना चाहिए। फेलियर है कि मजदूर बन करके कुछ लोग संसद में काम कर रहे थे, एजेंसियां क्या कर रही थी? नहीं, बिल्कुल ये सवाल है, ये सवाल जायज है, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल तो पूछ रहा हूं, मैं जो सही चीज है मैं पूछता हूं, ये सवाल तो है, ये खतरा तो है बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आप कह रहे हैं कि लोगों के समर्थन से, भाई अमृतपाल भी लोगों के समर्थन से ही तो जीता है, जो राशिद इंजीनियर है वो भी लोगों के समर्थन से ही तो जीता है। मैं वैसे लोगों के समर्थन पे भी तो सवाल उठा रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे लोग तो ही इसको जितवा के ला रहे हैं, और आप लोग उसका समर्थन करते हैं तो आप भी वैसे ही कहे जाएंगे ना, आपको भी उन्हीं में गिनती की जाएगी। चलिए, असगर खान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है बालमुकुंद जी, ठीक है, आप नहीं, ये डिबेट नहीं चलेगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे देश के गृह मंत्री का फेलियर नहीं है। मैं तो बोल लिया, पहली बार मैंने बोला, जब मैंने इंट्रो दिया तभी मैंने बोला था कि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो फेल है, खुफिया एजेंसियां भी फेल थी, अभी भी ये लोग हैं, लेकिन अभी जो पकड़े गए तो सुरक्षा एजेंसियों के कारण ही तो पकड़े गए। अगर फेल होता तो वो अटैक हो जाता ना, फेल होता तो वो कारगर हो जाते। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि फेल हुआ है? सारे लोग पकड़े गए ना सारे लोग, यही तो है उनका। आप इसीलिए आप पकड़े गए, इसीलिए आप चिंतित थे, पकड़े क्यों गए? उनको अटैक कर लेने दिया जाता ताकि आपको बोलने के लिए एक मुद्दा मिल जाता। चलिए, असगर खान साहब बोल रहे हैं। असगर खान, अभी क्रिमिनल्स को इलेक्शन में और सियासत में आने की बात चल रही थी, तो देखिए हमें सारी पार्टियों के लिए है ये, कोई भी अगर कानून है और या कोई भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं तो किसी एक के लिए नहीं, ना हमें किसी की तरफ, अब जैसे वैसे भी मैं आपको बताऊंगा, हम खालसा की तरफ या किसी की तरफ इशारा करें तो वो पर्टिकुलर लोग हैं जो करते हैं। अगर देशद्रोही कहें तो देशद्रोही का कोई भी मजहब नहीं होता, हम उनको उनकी कौम से और उनकी जात से ना जोड़ें तो ज्यादा अच्छा है, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
कोई भी हो। तो अगर कोई टेररिस्ट है तो वो उसका अपना एक बिल्कुल मजहब है, उसको उसके मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। वो उसका जाती काम है, उसका जाती एक्शन है, उसकी जाती सोच है। अब सवाल यह है कि जो आपका सवाल था कि क्रिमिनल्स को इसमें न रखा जाए, बिल्कुल सही बात है कि क्रिमिनल अगर अगर ये कानून बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। अगर आप किसी एक पार्टी का नाम लीजिए मुकेश भाई, जिसने क्रिमिनल्स को वो टिकट नहीं दिए हो, आप जिस पार्टी के लिए बात कर रहे हैं उन्होंने भी 25% से ज्यादा लोगों को दिए थे। उनकी जो इलेक्शन में मैं इसी टिकट दिए सिस्टम गए हैं, इसी सिस्टम को फिल्टर करने की बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात ठीक है क्रिमिनल्स, लेकिन ये क्रिमिनल्स है वो क्रिमिनल्स, दोनों में अंतर है ना। मैं वही बात कह रहा हूं ना, वो क्रिमिनल्स और इन क्रिमिनल्स जिनकी बात की है, जो जीत के आए, सरबजीत खालसा जो है, आप उसकी किस तुलना क्रिमिनल की बात आप कर किसी रहे हैं? दूसरे वैसे लोगों से नहीं कर सकते हैं जिन पे पॉलिटिकल कोई वैसे कैसे? क्रिमिनल का एक कोई है। मामला चल रहा है। सब इंसान है और सब एक से है, वैसे ठीक और है। ऐसे तो कोई है ही नहीं। वो तो बात बिल्कुल। चलिए अभी देखिए, अरविंद, जिनको कन्विक्ट नहीं किया गया है आप उनकी ठीक बात है, कर रहे हैं। इसी का फायदा जिनको उठा के convict नहीं किया गया है, तो ये आतंकी भी अब जो है संसद में आने की तैयारी कर नहीं, रहे हैं। नहीं, और मैं वो इसी तो सिस्टम को सुधारने की आपकी- बात कर रहा हूं, इसी भाई, सिस्टम को मैं आप- फिल्टर लगाने की बात आप- कर रहा हूं, ताकि आतंक के आरोप में वो जो फिल्टर आरोपी हैं, सबके जिन लिए पे लगाना जो पड़ेगा कन्विक्ट नहीं आपको। हुए हैं, और वो जो किसी सामान्य एक के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। वो फिल्टर ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के खिलाफ 400 केस मुर्गी चोरी और बकरी चोरी करा दें, और किसी के खिलाफ 20 केस और 14 केस है तो उन्हें टिकट दे दें। आपने अपने मिनिस्टरों को दिया, आपके मिनिस्टर इस यहाँ पर जिनके खिलाफ चलिए। 14 केस, 20 केस, 8 केस, 10 उसी पे केस, बहस हो उन रही है, लोगों को उसी पे असगर साहब, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको फिल्टर किया जाए। पूर्व डीजीपी अरविंद जैन साहब हमारे साथ। अरविंद जी, ये भी बात मैं कर रहा हूं कि सिस्टम में ऐसे लोग घुसे हुए हैं। कल कंगना रनौत के साथ जो घटना हुई, क्या आपको लगता है कि वो सिस्टम में बैठे इनके लोग जो है वो उनकी, क्योंकि उस सोच के लोग हैं, उन्होंने थप्पड़ मारने के पीछे जो वजह बताई, वो वजह बड़ा खतरनाक है कि मैं किसान आंदोलन की समर्थक हूं और उनका बयान जो है किसानों के खिलाफ था, इसलिए उन्हें थप्पड़ मारा। तो ये चीज जो है सिस्टम में, क्या लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों में भी, सीआईएसएफ में भी, पुलिस में भी ऐसे लोग घुसे हैं? देखिए, जो कल की ये जो घटना है कंगना रनावत वाली, मैंने पूरी घटना पढ़ी है, देखी है। जी। ये पूरी सीआईएसएफ के ऊपर एक इससे प्रश्न चिन्ह लग गया। सीआईएसएफ एयरपोर्ट्स की सुरक्षा देखती है, एक बहुत अच्छा फोर्स है, आउटस्टैंडिंग फोर्स है, पर इस प्रकार की सोच एक महिला कांस्टेबल के द्वारा रखना और एक निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे इस तरह का हमला करना, ये सोच रखना कि मेरी मदर भी उसमें शामिल हुई थी एजिटेशन में, और आपने क्यों ये बात कही कि 100 रुपए लेके महिलाएं, बहुत से लोग बहुत से बयान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर आप अटैक कर दें, वो भी आप वर्दी पहनकर। इन्होंने वर्दी की गरिमा गिराई है, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूसरों को सबक मिल सके कि वो इस प्रकार की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। वर्दी पहनकर इस प्रकार का कृत्य करना, हो सकता है इनको भी कुछ लोग हीरोइन बनाने की कोशिश करें कि आप सर्विस छोड़कर आइए, आप भी चुनाव लड़िए। ये जो सोच है ये बड़ी घातक है, ये बड़ी घातक है कि आप इस प्रकार का कोई उल्टा सीधा कृत्य करिए और आप एक लाइमलाइट में आइए। देखिए, ये जो वेद सिंह थे, मैं तो उस समय फील्ड में था, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और इनका बड़ा योगदान था आतंकवाद को दबाने में। बिल्कुल। और उनके किलर का बेटा, बस यही उसकी क्वालिफिकेशन है कि एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के किलर का बेटा है और उसको चुनाव जिताया जा रहा है। ये पंजाब के लोग लगता है भूल रहे हैं कि उन्होंने कितना सफर किया था। मुझे मालूम है, वो पीरियड मैंने देखा है, मैं भी उस समय तराई में पोस्टेड था। बिल्कुल। क्या पीरियड था वो, कोई निकलता नहीं था। जुडिशरी नॉन फंक्शनल थी, एग्जीक्यूटिव नॉन फंक्शनल थी, सब बिल्कुल सब, केवल एक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के द्वारा वहां पे कार्रवाइयां की जा रही थी। वो बड़ी कुर्बानी देकर आतंकवाद पे वहां पर लगाम लगाई गई। मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं कि कुछ लोग पुनः पंजाब को उस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी शक्तियां इसके पीछे हैं, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। कंट्री के साथ इस प्रकार का एक, हमारी बॉर्डर स्टेट है पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, व्हीट बॉल है, वहां से इतनी उपजाऊ जमीन है। वहां पर अगर इस प्रकार की सोच लोगों में आ जाएगी कि अमृतपाल सिंह, क्या कंट्रीब्यूशन है अमृतपाल सिंह का,
बिल्कुल। अभी तक तो वो दुबई में गाड़ी चला रहा था, बिल्कुल अब राशिद आ गया इंजीनियर। वहां पे और इस टाइप की हरकतें शुरू कर दी, उसी की फैन फॉलोइंग हो गई। तो बिल्कुल। ये एक सोच सवाल दिखाती। एक सवाल और मैं सोनी जी से पूछना चाहूँगा कि सोनी जी, ये वर्दी के भीतर में जो व्यक्ति है उसके दिमाग में अगर अफजल जैसी दिमाग है, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या भी तो इसी सोच ने, इसी विचारधारा ने की थी ना, उसके बॉडीगार्ड में उनको मार दिया था, छलनी कर दिया था। इस दिमाग की पहचान क्या सिस्टम में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि उसकी सोच, उसकी विचारधारा की पहचान भी की जानी चाहिए कि ताकि वो फोर्स के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, फिट है कि नहीं, इसका केवल शारीरिक क्षमता के हिसाब से नहीं, शारीरिक फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस भी देखा जाना चाहिए। सोच की परीक्षा कैसे हो, कैसे पहचानो, कौन सी कसौटी हो? देखिए, इसमें बुनियादी रूप से कोई जिम्मेदार है तो हमारा ये पॉलिटिकल सिनेरियो है जी। राजनीतिक लोगों में यदि अपने राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा और जनतांत्रिक मानदंडों के प्रति आस्था रहेगी, हम अपने राजनीतिक विजन से बाहर निकल करके राष्ट्र की सुरक्षा और विशेष रूप से राजनेता का आचरण, यदि हम आचरण ठीक करेंगे तो ये बात कर्मचारियों में भी आती। बिल्कुल। और हमें डेमोक्रेसी में हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। कभी डॉक्टर राम लोहिया कहते थे कोई इशू हो उसके लिए उनने जो हथियार दिया कि मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी जो हमें विरोध का हथियार दिया है, और बिल्कुल। फिर ये सुरक्षा फोर्स में हम टॉलरेट करेंगे ऐसी हरकत को? किसानों के आंदोलन में कैसा कुछ नहीं हुआ, ये डिस्कशन का विषय। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है असगर साहब, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा और बार बार वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश सोनी जी आपका, और असगर खान साहब आपका, अरविंद जैन जी आपका, और बाल मुकुंद जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। आज हम बात कर रहे थे सिस्टम के भीतर में घुसे अफजल की, जिस तरीके से 3 आतंकी, हम तो यही कहेंगे, हालांकि कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन जिस आतंक के जिस आरोप में ये लोग जेल में बंद हैं, वैसे लोगों को चुनने वाले लोग भी जो है वो उसी सोच के हैं। इसलिए वो लोग वही हैं जो सिस्टम में घुसे हुए हैं। कंगना रनौत पे हमला करने वाले, थप्पड़ मारने वाले लोग भी सिस्टम में घुसे हुए लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस सोच वाले व्यक्ति की पहचान करें कि कहीं आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति के दिमाग में कोई अफजल तो नहीं चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।